हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जिस पर विध्वंस और निर्भीक ने एक दूसरे को देखा और अव्यक्त ने अंदर जाने से पहले एकांश से कहा, अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखना, समझे। एकांश ने अपनी आंखें रोल कर ली और उन लोगों ने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिया। अंदर जाते ही हल्की सी बदबू और घुटन से महसूस हुई। जहाँ अंदर पहुँच उन लोगों ने देखा तो वहाँ पर तकरीबन 4 गार्ड्स खड़े हुए थे। जहां कम रोशनी में कई कमजोर और डरी समी लड़कियां कोने में बैठी हुई थी और कुछ बेहोशी की हालत में, जिन्हें देखते हुए विध्वंस ने कहा, डोंट वरी, यू आर सेफ नो। जिसके बाद पर वो लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी और एक ने खड़े होने की कोशिश की, जिस पर गार्ड ने लड़की को थप्पड़ मारने के लिए हाथ ऊपर किया। उससे पहले ही निर्भीक ने पीछे से उसके गर्दन पर पंच मारा और गार्ड वहीं पर ढेर हो गया। बाकी 3 को अव्यक्त, एकांश और विध्वंस ने निपटा दिया। फिर जल्दी से एक एक करके लड़कियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। उन लड़कियों के बीच उन सब की आंखें एक लड़की को तलाश रही थी, लेकिन उन्हें वो नजर नहीं आई। जब एक लड़की ने रोते हुए कहा, एक लड़की और थी। एकांश ने जल्दी से पूछा, कहाँ है वो। लड़की ने जवाब में कहा, पता नहीं, सुबह से उसे वापस यहाँ नहीं लाया गया है। जिसकी बात पर अव्यक्त और एकांश ने एक दूसरे को देखा और विध्वंस ने पूरे बेसमेंट को आखिरी बार स्कैन करने के बाद कहा, वो यहाँ नहीं है। जिसकी बात पर उन लोगों का चेहरा तनाव से भर गया और निर्भीक ने धीरे से कहा, मतलब उन्होंने परिधि को ट्रांसफ़र कर दिया। विध्वंस ने कहा, या फिर अलग ही कहीं रखा है। जिस तरह से उन्होंने परिधि को फॉलो किया है, लगता है कि उनके लिए वो कोई स्पेशल टारगेट थी। अव्यक्त ने उन लोगों की बात सुनकर कहा, वी नीड टू स्प्लिट अप नो। परिधि के लिए ऑपरेशन को अब लेवल 2 पर लेकर जाना होगा। अभी हमने नक्शा नहीं पढ़ा उस बिल्डिंग का, हमें हर विंग पर हर फ्लोर स्कैन करना पड़ेगा। विध्वंस ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। सभी ने अपना सिर हिलाया और वहां से बाहर की तरफ चले आए, जहां वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई थी और लड़कियों को सुरक्षा के घेरे से बाहर ले जाया जा रहा था। जहां वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। जब एक लड़की ने उन लोगों के पास आकर कहा, सुनिए। अध्यात्म ने उस लड़की को देखते हुए कहा, क्या हुआ। बाकी लोग भी वहां पर आ गए। तब लड़की ने धीरे से कहा, मेरे पास कुछ जानकारी है, शायद आपको परिधि को ढूंढने में आसानी हो। एकांश ने पूछा, किस तरह की जानकारी। लड़की ने जवाब में कहा, वो लोग बार बार ब्लैक वैन का नाम लेते थे, शायद परिधि को उसी में ले जाया गया। जिसे सुनकर अव्यक्त ने तुरंत प्रणव को कनेक्शन में लिया। ब्लैक वैन नंबर या कोई डिटेल्स चाहिए, सभी CCTV फुटेज स्कैन करो, पास के टोल नाकों से। विध्वंस ने उन लोगों की बातों को सुनते हुए धीरे से निर्भीक से कहा, अगर ये ब्लैक वैन बात सही है तो इसका मतलब वो परिधि को बहुत दूर नहीं ले जा सकते। रात में ट्रैफिक मॉनिटरिंग हाई रहती है। एकांश ने अपने जैकेट की चेन बंद की और चुपचाप कहा, मुझे पता है वो कहाँ है। सभी चौंकते उसकी तरफ देखने लगे, जिस पर एकांश ने आगे कहा, एक जगह है जहाँ औरतों को चीखें बेच दी जाती है, वो उसे वहीं लेकर गए होंगे। विध्वंस ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता। एकांश ने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए कहा, क्योंकि मैं उस जगह से पहले भी किसी को निकाल चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं किसी को जिंदा छोड़ूंगा नहीं। जिसकी बात सुनकर वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसर गया और अव्यक्त ने कहा, ठीक है, अगली स्टेप तुम्हारी होगी, लेकिन तुम सतर्क रहना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम परिधि को लेकर लौटेंगे। निर्भीक ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, चलो, शिकार की अगली रात शुरू होने वाली है। ये कहते हुए निर्भीक का चेहरा पसीने से भरा हुआ था, जैसे उसे थकावट हो रही हो, लेकिन वो जानबूझकर अपना चेहरा बिल्कुल नॉर्मल बनाए उनके साथ घूम रहा था। जहाँ कुछ देर बाद वो एक वेयर हाउस में टेबल के चारों ओर खड़े थे। सामने एक ब्लैक टैबलेट स्क्रीन पर सैटेलाइट मैप ओपन था, जिसमें 2 से 3 संभावित रूट मार्क किए गए थे। जहां उनमें से एक पर विध्वंस ने पॉइंट करते हुए कहा, ये रही बोर्ड टोल के गेट जहां से ब्लैक वैन निकली। कैमरा ने फुटेज से टाइमिंग 12:48 AM है। फिर यहाँ वैन इस रास्ते पर मुड़ी है और यहीं से नेटवर्क सिग्नल गायब हो गया। अव्यक्त ने पूरे एरिया को देखते हुए उसके बाद का इलाका जंगल और डंप यार्ड से घिरा है। हाईवे से कोई कनेक्शन नहीं, यही उनका अड्डा हो सकता है। निर्भीक ने धीमे लहजे में कहा, नहीं, वो डंप यार्ड नहीं, वो खालिद एनक्लेव है। जो भी औरतें वहां ले जाती हैं उन्हें जिंदा नहीं देखा जाता। एकांश, जो कि सिगरेट के लंबे कस भर रहा था, उसे अव्यक्त ने देखा और उसके हाथ से सिगरेट छीनते हुए कहा, शर्म करो। जिस पर एकांश ने आंखें रोल कर लिया और धुआं उड़ाते हुए कहा,
तो फिर हम उसे जगह चले, लेकिन इस बार बिना दरवाज़ा खटखटाए, जिसकी बात पर सभी ने अपना सिर हिला दिया और वहाँ से निकल पड़े। निर्भीक आंखें बंद करके बैक सीट पर आराम फरमा रहा था और एकांश खिड़की से बाहर देख रहा था। जब विध्वंस ने गाड़ी ड्राइव करते हुए एक नज़र एकांश को देख कर कहा, तू इमोशनल क्यों हो रहा है? एकांश ने आंखों में आग लिए कहा, इमोशनल नहीं बंस, परिधि को जिंदा लाना है मुझे, किसी को साबित करना है मुझे कि हर गैंगस्टर बुरा नहीं होता। विध्वंस ने एकांश की बात सुनकर कहा, हम जीत कर आएंगे। एकांश ने अपना सिर हिला दिया और कुछ देर बाद उनकी गाड़ी आकर एक जंगल के बीचों बीच कच्चे रास्ते पर रुकी, जो कि कीचड़ से भरा हुआ था, जिस कारण गाड़ियों को टायर घसीट रही थी। जब बीच में वो लोग गाड़ी से बाहर उतरे और तभी एकांश का फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। एकांश ने फ़ोन निकाल कर देखा तो उसे महक कॉल कर रही थी, जिसके कॉल को देखते हुए एकांश ने कॉल अटेंड कर कहा, यस मॉम। दूसरी तरफ से महक ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुम हर बार मेरा कॉल अवॉइड क्यों कर रहे हो? एकांश ने जवाब में कहा, आपने मेरा बॉडीगार्ड यहाँ भेज दिया है ना, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए एकांश ने तिरछी नज़र से अव्यक्त की तरफ देखा, जो कि घूर घूर कर इधर उधर देख रहा था। जिसकी बात कर दूसरी तरफ से महक ने कहा, उसके साथ झगड़ा मत करना, वो तुम्हारे लिए खुद गया है, मैंने उसे नहीं भेजा। एकांश ने गहरी सांस भरते हुए, मॉम रिलैक्स, मैं जिंदा आऊँगा, अभी आपके सपने को पूरे करने हैं, डैड के सपने पूरे करने हैं, आप दोनों को दादा दादी बनाना है मुझे। विध्वंस ने एकांश की बातों को सुनते हुए गुस्से से कहा, अबे साले ठरकी, यहाँ पर मिशन पर फोकस करना, फैमिली प्लानिंग बाद में कर लेना। एकांश ने एक नज़र विध्वंस को देखा और महक से कहा, मॉम मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, गुड नाइट, स्लीप टाइट। इतना कहकर एकांश ने कॉल कट कर दिया और विध्वंस को घूरते हुए कहा, मेरी मॉम को मेरी फिक्र है। विध्वंस ने एकांश को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मॉम को मेरी फिक्र नहीं है? एकांश ने विध्वंस को इग्नोर कर दिया और अव्यक्त ने उन लोगों को देखते हुए कहा, दो टीम में बंटते हैं, टीम ए फ्रंट डोर से एंटर करेगी, टीम बी पीछे से वॉल तोड़कर घुसेगी। टारगेट है परिधि, कोई भी गोलीबारी तब तक नहीं जब तक जरूरी ना हो। जिसकी बात सुनकर सभी ने आंखें रोल कर ली और एकांश और विध्वंस एक साथ थे और निर्भीक अव्यक्त एक साथ थे। जहां अंदर मजबूत बॉडीगार्ड्स, भारी गेट, नीचे सुरंग जैसी बनावट के बीच परिधि एक छोटे से कमरे में जंजीरों से बंधी हुई थी, जिसके होठों सूजे हुए थे और आंखें लाल और गुस्से से भरी हुई थी, जिसे देखकर गार्ड्स हंस रहे थे। जब उनमें से एक गार्ड ने आकर परिधि के सीने पर हाथ रखकर सहलाते हुए कहा, हम नर्म मुलायम शरीर, अमीरी और प्रिंसेस ट्रीटमेंट की निशानी है। कोई बात नहीं, तुम जिसके भी पास जाओगी वो भी तुम्हें रानियों की तरह रखेगा, लेकिन उससे पहले हम भी तुम्हारे साथ कुछ मज़े कर लें। ये कहते हुए गार्ड हंसने लगा, जिस पर परिधि ने कसमसाते हुए गुस्से में गार्ड के ऊपर थूक दिया, जिसके इतना करते ही गार्ड की सारी हंसी गायब हो गई। जिसे देख परिधि ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, मिल गया मज़ा या और चाहिए? गार्ड ने गुस्से से परिधि के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया, यू ब्लडी बिच। इतना कहकर गार्ड ने परिधि के गर्दन को पकड़ लिया, जहां उसके थप्पड़ मारने के कारण परिधि के गाल पर लाल निशान पड़ चुके थे और उसके होठ के किनारे से खून निकल रहा था। इससे पहले कि गार्ड परिधि के साथ कुछ और करता, बाहर से उन लोगों को विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी, जिस आवाज़ को सुनकर सभी लोग सतर्क हो गए और बाहर जहां धमाका हुआ था वहां पर एकांश ने पिछले हिस्से की दीवार पर बम फेंका था। दूसरी तरफ से अव्यक्त और निर्भीक ने सामने के गार्ड्स को चकमा दिया और विध्वंस ने बिजली का सप्लाई कट कर दिया। सारे गार्ड्स के साथ चारों मारपीट में इन्वॉल्व हो गए। जब एक गार्ड ने जोर से निर्भीक के सिर पर हाथ से मारा तो निर्भीक की आंखें के सामने एकदम से ब्लर सिचुएशन फैल गई और उसे अपने सिर में एक ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे उसकी जान निकल जाएगी। निर्भीक अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जैसे ही आंखें खोलता उसकी आंखों के सामने पूरा सिचुएशन ब्लर होने लगा था और वहीं पर अपने सर को कसकर पकड़ते हुए ज़मीन पर गिर गया, जिसे दूर से बेहोश पड़ते हुए अव्यक्त ने देखा और जोर से चिल्लाया, निर्भीक। इतना कहकर अव्यक्त दौड़ते हुए निर्भीक के पास तरफ आने लगा, जिसे गार्ड्स के बीच में रोकने लगे और एक आदमी ने उस गन उठाकर निर्भीक की तरफ बढ़ते हुए कहा, बहुत हीरोपंती का झाड़ रहे थे, अब दिखाओ। इतना कहकर उस गार्ड ने गन के पिछले हिस्से से निर्भीक के सिर पर
फिर से मारा, जिससे निर्भीक के मुंह से खून आने लगा। जिसकी हालत को देखते हुए गार्ड ने फिर से मारने के लिए हाथ ऊपर किया, जब एक गोली सीधा उसके सीने के आर पार होते हुए दीवार पर लगी, जिससे गार्ड मुंह के बल वहीं पर बेहोश हो गया और विध्वंस आसपास के सारे गार्ड्स को गोली मारते हुए सीधा निर्भीक की तरफ बढ़ा। विध्वंस ने अपने वॉच को इमरजेंसी बटन को प्ले किया। निर्भीक के पास आते हुए विध्वंस ने उसे कंधे से संभालते हुए कहा, अब ठीक हो? निर्भीक के कानों में विध्वंस की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। उसे तेज वीप की आवाज़ अपने कानों में महसूस हो रही थी, जिस कारण निर्भीक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सिर की सारी नसें फट जाएगी। जिसे छटपटाता हुआ देखकर विध्वंस ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और जोर से चिल्लाया, ब्रो, एकांश को संभालो, मैं जीजू को लेकर जा रहा हूँ। अव्यक्त ने हाथ के इशारे से विध्वंस को जाने के लिए कहा और बाकी गुंडों को मारने लगा। जब अध्यात्म ने चुपके से गार्ड के गले को काटा, जिसे मल्हार ने देख लिया। अध्यात्म ने मल्हार की नज़र पर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मल्हार ने अध्यात्म की बात पर कुछ नहीं कहा और एकांश सभी से लड़ते झगड़ते उस कमरे तक पहुंचा जहां परिधि को रखा गया था। जैसे ही दरवाज़ा टूटा, धूल के बीच में परिधि की नज़र एकांश पर चली गई। एकांश को देखते ही परिधि सिसक उठी, भैया। एकांश ने बिना परिधि से कुछ कहे उसके पास आकर उसके हाथ और पैर में लगे जंजीर को गोली मारकर तोड़ दिया। जब तब परिधि उसके सीने से लग गई। एकांश ने परिधि के सर को थपथपाते हुए कहा, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। परिधि ने एकांश की बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर एकांश ने परिधि को खुद से अलग करने की कोशिश की। तब जब परिधि उसकी बाहों में झूल गई, ये देखकर एकांश की आंखें डार्क हो गई। परिधि, लेकिन परिधि बेहोश हो चुकी थी, जिसे एकांश ने अपनी बाहों में उठाया और बाहर की तरफ भागा। वहीं विध्वंस एक पल के लिए भी वहां पर नहीं रुका था। वो तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था और निर्भीक बेसुध बैक सीट पर पड़ा हुआ था। उसके होठों से खून निकल रहा था और आंखें आधी खुली हुई थी, पर धुंधली नजर आ रही थी। जहां विध्वंस ने ड्राइव करते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, जीजू, कुछ नहीं होगा, हम सब यहीं हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए विध्वंस ड्राइव तेजी से करने लगा। जब कुछ देर बाद उसकी गाड़ी आकर अस्पताल के पार्किंग लॉट में रुक, मेडिकल टीम पहले से तैनात थी, जहां वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर दौड़े। डॉक्टर ने तुरंत जांच शुरू कर दी। डॉक्टर ने निर्भीक को चेक करते हुए कहा, ब्लड प्रेशर क्रैश कर रहा है, पुपलरी रिस्पॉन्स वीक है, इन्हें आईसीयू में ले चलो। जिसके बाद पर वार्ड बॉय जल्दी स्ट्रेचर आईसीयू की तरफ भगाने लगे, जहां उनके पीछे विध्वंस भी भागा चला आया। कुछ देर बाद वहां पर अव्यक्त, मल्हार, अध्यात्म, एकांश भी चले आए, जहां एकांश की बाहों में परिधि थी और एकांश उसे लेकर वार्ड में चला गया। डॉक्टर ने उसे चेक किया और बताया कि कमजोरी और डर के कारण बेहोश हो गई है। पर्णव और आरव भी भागते हुए वहां चले आए। विध्वंस बिल्कुल खामोशी से दीवार से टेक लगाकर खड़ा हुआ था। उनके दोनों हाथों में खून लगा हुआ था और आंखों में एक अजीब सी नमी तैर गई थी, जिसे देखते हुए आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स, उसे कुछ नहीं होगा, विध्वंस ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए कहा। उनके मुंह से खून निकल रहा था, उनका दम घुट रहा था, उनकी आंखें तुमने देखी? अव्यक्त ने विध्वंस की बात सुनते हुए कहा। ये पहली बार नहीं था, विध्वंस ने थोड़ी हैरानी से पूछा, मतलब? आरव ने धीमे लहजे में कहा, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है वंश। जिसे सुनकर विध्वंस का चेहरा बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसे निर्भीक के सिचुएशन का कोई अंदाजा नहीं था। उसके चेहरे पर भ्रम, उदासी, विश्वासघात सब एक साथ आने जाने लगे, जिसके साथ उसने धीरे से कहा, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर है। ये कहते हुए विध्वंस ने आईसीयू की तरफ देखा और एक गहरी सांस भरते हुए वहीं पर बैठ गया। जिसे एक नज़र देखने के बाद आरव आईसीयू के अंदर चला गया। जिसे देखते हुए डॉक्टर ने कहा, आप इस तरह अंदर नहीं आ सकते, आप बाहर जाइए। आरव ने अपना लाइसेंस दिखाते हुए कहा, डॉक्टर आरव भाटिया, सीनियर न्यूरोसर्जन एंड न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम कनाडा, स्पेशलाइज इन हाई रिस्क ब्रेन ट्यूमर सर्जरीज। डॉक्टर ने आरव की बात सुनकर कहा, इन्हें ब्रेन ट्यूमर है? आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस, एंड आई एम द डॉक्टर फॉर दिस सिचुएशन, सो लेट मी सी इट। ये कहते हुए आरव ने निर्भय को चेक किया और कुछ इंजेक्शन लेकर नर्स के हाथ में देते हुए कहा, फौरन लेकर आओ। नर्स भागते हुए वहां से फार्मेसी की तरफ चली गई। वहीं बाहर एकांश चुपके से परिधि का ब्लड सैंपल लेते हुए
अपने पास रख लिया और वार्ड से बाहर चला आया। बाहर पहुंचकर उसने विध्वंस को देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जस्ट रिलैक्स, उन्होंने अपनी बीवी से वादा किया है तो ठीक हो जाएंगे। विध्वंस ने एकांश को घूरते हुए कहा, तुझे भी पता था ना उनके सिचुएशन के बारे में, तुमने भी कुछ नहीं बताया। एकांश कुछ कहता उससे पहले ही उसके मुंह से सिसकी निकल गई और उसने अपने पेट पर हाथ रखा जहाँ से खून निकल रहा था और बड़बड़ाते हुए कहा, शिट। तो दोस्तों कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।